तो चलिए, बिना वक्त गवाए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम बात करने वाले हैं भारत के 2026 के केंद्रीय बजट की और इसे आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, जब भी कोई बजट आता है तो सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि क्या सरकार कुछ बड़े बिग बैंग रिफॉर्म्स लाने वाली है या फिर जो चल रहा है उसे ही धीरे धीरे आगे बढ़ाया जाएगा। तो इस साल का जवाब बिल्कुल साफ है। सरकार ने दूसरा रास्ता चुना है। मतलब कोई बहुत बड़े नए बदलाव नहीं, बल्कि जो नीतियां पहले से चल रही हैं उन्हीं पर फोकस करके उन्हें और मजबूत करने की कोशिश की गई है। तो सवाल उठता है कि ऐसा क्यों? सरकार ने ये कंटिन्यूटी वाला रास्ता क्यों चुना? चलिए इसके पीछे की सोच को समझने की कोशिश करते हैं। सरकार का जो लक्ष्य साफ तौर पर बताया गया है वो है अर्थव्यवस्था को एक मजबूत नींव देना। आइडिया ये है कि पिछले सुधारों का असर दिख रहा है और अब जरूरत है स्थिरता की, वित्तीय अनुशासन की, ताकि जीडीपी की ग्रोथ रेट 7% से ऊपर बनी रहे। लेकिन कंटिन्यूटी का मतलब ये नहीं कि कुछ बड़ा नहीं हो रहा। असल में इस बजट का जो सबसे अहम हिस्सा है वो है सरकार का निवेश, और वो भी देश के भविष्य को बनाने में। और ये आंकड़ा देखिए, 12.2 लाख करोड़ रुपए। यह है कैपिटल एक्सपेंडिचर, या जिसे कैपेक्स भी कहते हैं। अब यह है क्या? ये वो पैसा है जो सरकार लॉन्ग टर्म एसेट्स बनाने पर खर्च करती है। मतलब सड़कें, पुल, रेलवे लाइनें, बंदरगाह, वो सब कुछ जो देश की तरक्की की बुनियाद बनता है। इस चार्ट को देखने से पूरी कहानी साफ हो जाती है। देखिए, 2014-15 में ये खर्च करीब 2 लाख करोड़ था और अब ये 12 लाख करोड़ के भी पार पहुंच गया है। मतलब एक दशक में 6 गुना से भी ज्यादा की बढ़ोतरी। ये दिखाता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करना सरकार की एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है। तो इस भारी भरकम रकम से होगा क्या? इससे बनेंगे नए फ्रेट कॉरिडोर, जैसे सूरत से दनकुनी तक। 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर पर काम होगा। देश के 20 राष्ट्रीय जलमार्गों को चालू किया जाएगा। सिर्फ बड़े शहर ही नहीं, बल्कि टियर 2 और टियर 3 शहरों के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मजबूत किया जाएगा। तो ये सिर्फ पैसे नहीं हैं, ये वो निवेश है जो आने वाले कल के भारत की तस्वीर बनाएगा। अच्छा, ये तो हुई बड़ी योजनाओं की बात। अब जरा बजट के उस पहलू पर आते हैं जिसका असर सीधा लोगों की जेब पर पड़ा और जिसने शेयर बाजार में काफी हलचल पैदा कर दी। जिस दिन बजट आया, स्टॉक मार्केट में तेजी से गिरावट हुई। अब सब सोच रहे थे कि ऐसा क्या हो गया, और हैरानी की बात यह है कि इसकी वजह कोई बहुत बड़ी घोषणा नहीं, बल्कि सिर्फ एक टैक्स में किया गया एक छोटा सा बदलाव था। ये बदलाव था सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, यानी एसटीटी में। ये वो टैक्स है जो शेयर खरीदने या बेचने पर लगता है। तो हुआ ये कि फ्यूचर्स और ऑप्शंस ट्रेडिंग पर इस टैक्स को थोड़ा बढ़ा दिया गया। भले ही ये बढ़ोतरी बहुत मामूली लगे, लेकिन ट्रेडर्स के लिए इसका मतलब था लागत का बढ़ जाना। और बस इसी खबर पर बाजार ने नेगेटिव रिएक्शन दिया। चलिए अब जरा और बड़े लेवल पर देखते हैं। देश की पूरी बैलेंस शीट पर एक नजर डालते हैं। मतलब सरकार के पास पैसा आता कहां से है और जाता कहां है। तो सरकार की कमाई का हिसाब कुछ ऐसा है। अगर सरकार 1 रुपया कमाती है तो उसमें से सबसे बड़ा हिस्सा यानी 24 पैसे उधार से आता है। उसके बाद इनकम टैक्स से 21 पैसे और कॉर्पोरेट टैक्स से 18 पैसे आते हैं। जीएसटी और दूसरे टैक्स भी एक बड़ा हिस्सा है। और ये पैसा खर्च कहाँ होता है? तो हर 1 रुपये में से 22 पैसे तो सीधे राज्यों को उनके हिस्से के तौर पर चले जाते हैं, और एक और बड़ा हिस्सा 20 पैसे सिर्फ पुराने कर्जों का ब्याज चुकाने में ही चला जाता है। इसके बाद नंबर आता है केंद्र की योजनाओं और डिफेंस का। अब यहाँ एक बहुत जरूरी टर्म आता है, फिस्कल डेफिसिट, यानी राजकोषीय घाटा। ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। ये सरकार की कुल कमाई और कुल खर्च के बीच का अंतर है। सीधे शब्दों में कहें तो ये बताता है कि सरकार को एक साल में कितना उधार लेना पड़ रहा है। तो अच्छी खबर यह है कि सरकार इस घाटे को, यानी अपने उधार को लगातार कम करने की कोशिश कर रही है। इस बजट में इसे जीडीपी का 4.3% तक लाने का लक्ष्य रखा गया है। ये इसलिए खास है क्योंकि महामारी के समय ये 9.2% तक पहुंच गया था। तो उस हिसाब से ये एक काफी अच्छी रिकवरी है। तो इन सारी बातों का निचोड़ क्या है? इस पूरे बजट से हमें क्या समझना चाहिए? इसकी सबसे बड़ी टेक अवे क्या है? ये बजट साफ तौर पर एक रणनीतिक चुनाव की तरफ इशारा करता है, और वो चुनाव है स्थिरता का। सरकार ने किसी बड़े अचानक बदलाव के बजाय जो नींव पहले से रखी जा चुकी है, उसी पर धीरे धीरे और मजबूती से आगे बढ़ने का रास्ता चुना है।
और यहीं पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या ये स्थिरता और निरंतरता ही विकास का सबसे पक्का रास्ता है, या फिर ये एक मौका था कुछ बड़े और साहसिक सुधार करने का जो शायद चूक गया? इसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही देगा।